Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 9, rural development. Okay, and this is our lecture number 4, and today's our topic is rural marketing and alternative marketing channels. Array of hope. Okay, so let's start. Yes, so in our previous lectures we have already discussed about the rural credit. Okay, and these are lingering challenges. Okay, rural credit and rural marketing, ये कौन से हैं हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस के हमारे पार्ट है. तो हम जो है रूरल क्रेडिट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब हमने जो स्टडी करनी है रूरल मार्केटिंग में भी हमने थोड़ा जो है अपने कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर. रीजंस भी हमने स्टडी कर लिए थे. Yes, so after that we discussed about the measures initiated by the government to improve marketing. और इसके अंदर जो है हम 3 पॉइंट्स कर चुके थे. इसमें फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट, ये हमने स्टडी कर लिया था. ओके, देन सेकंड आपके सेकंड कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं. देन थर्ड provision of warehousing facilities. Okay, this yes, this topic is already studied in our previous lecture. So now we will discuss our fourth point, that is subsidies transport. Okay, so हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, ये क्या टॉपिक चल रहा है? मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम. कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है वो हम स्टडी कर रहे हैं. हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं. एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट जो मार्केट बनाई गई है, ठीक है, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने जो कमेटीज बनाई थी जिसके जरिए पूरी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है ताकि किसी को एक्सप्लॉइट न किया जा सके. सेकंड हमने देखा था कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी. और थर्ड हमने स्टडी किया था प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि फार्मर्स जो हैं वो मजबूरन उनको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज की कमी के कारण उनको मजबूरन अपनी जो क्रॉपिंग है उसको एक साथ जो है सेल ना करनी पड़े मार्केट में कम प्राइसेस के ऊपर. ओके, सो फोर्थ जो हमारे पास है, जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया वो था सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट. एक्चुअली क्या होता है, जब फार्मर जो है जब क्रॉपिंग करता है तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अगर क्या होगी, जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ट्रांसपोर्ट, तो वो उस एक्सपेंडिचर को वो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं. तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, उन्होंने उसके ऊपर सब्सिडीज दी. ठीक है, अब क्या था कि जैसे रेलवेज है, रेलवेज का जो रेंट है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है. ठीक है, काफी चीप जो है रेंट के ऊपर रेलवे के थ्रू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको जो है मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है. तो सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट ने इन फार्मर्स को दी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इन वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी होती है. सो विच डिमोटिवेट्स द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूसेस डायरेक्टिंग इन द मार्केट. इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं हमारे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्शन को डायरेक्टली सेल करने के लिए. तो वो डिमोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि अगर वो उसको भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट का उनका बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, तो इस वजह से वो मार्केट में डायरेक्टली सेल नहीं करते. सो बट इंडिया गवर्नमेंट ऑफर सम सब्सिडीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थ्रू रेलवे के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कुछ सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की गई है. Okay, so railways are offering subsidies transport facilities to the farmer to bring their produce to the urban markets where often they get a better deal. Okay, next is dissemination of information. Information का क्या करना, information का प्रसार करना. ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए, अब गवर्नमेंट ने एक और क्या इनिशिएटिव लिया कि फार्मर्स को ना
मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि जब अगर उनको इंफॉर्मेशन होगी कि मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं, कैसे है मार्केट, कितनी एक्सपेंड है, ठीक है, तो सब कुछ जो इंफॉर्मेशन अगर उनको पहले से ही मिले, अगर उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा कि उनको पता होगा कि वो उस इंफॉर्मेशन से उनको क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन उनको क्या हेल्प देगी कि उससे उनको ये पता होगा कि उन्हें अपनी प्रोडक्शन को कितना सेल करना है और कब सेल करना है, कि वो किस टाइम पर सेल करें कि उनको प्रॉफिट वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। तो ये इंफॉर्मेशन जो है काफी हेल्पफुल होती है किस चीज, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, अपनी प्रोडक्शन को रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर सेल करने के लिए। सो हमारी जो इसके अंदर हेल्प, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करती है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, वो एक्टिवली इसके अंदर जो है इस पार्ट के अंदर बहुत, मतलब कि इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, ये पूरी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को मार्केट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आजकल भी जैसे आप लोग कल आजकल में देख रहे हो टीवी के अंदर जो फार्मर्स जो हैं उनका आंदोलन चल रहा है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनको लेकर। तो वहां पर आप देखिए, आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये, तो आप देखिए कि क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो आज जो है आप देखें, जाके टीवी पर देखें सारी इंफॉर्मेशन की क्या चीज किया गया है, क्या गवर्नमेंट ने बदलाव किए, चेंजेस किए, किस वजह से वो इतने जो है गुस्से में है या वो आंदोलन कर रहे हैं, तो देखिए आप, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चे अब देखिए कि डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंफॉर्मेशन का प्रसार करना। डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केटिंग। सो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया is proved extremely helpful in spreading the information regarding the condition of market. ओके एंड जैसे हम और साथ ही साथ दिस इंफॉर्मेशन हेल्प द फार्मर टू डिसाइड हाउ मच टू सेल एंड व्हेन टू सेल। ये इंफॉर्मेशन फार्मर्स की किस चीज में हेल्प करती है कि उनको उन्हें ये पता चल जाता है कि उनको अपनी प्रोडक्शन का कितना तो सेल करना है, वो ये डिसाइड कर पाती हैं कि वो कितना सेल करें और वो उन्हें कब सेल करना है। Okay, so students, electronic media and print media are actively engaged in offering market-related information to the farmers, particularly information related to price behavior in the market. And this helps the farmer to decide how much to sell and when to sell. Okay, next is MSP policy, yani MSP minimum support price policy. So minimum support price policy is an important step initiated by the government to improve agricultural marketing system. बड़ा ही important step ये लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का। So minimum support price is an assurance to the farmer that their produce would be purchased by the government at the specified price. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है बच्चे, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या होती है, फार्मर्स की प्रोडक्शन जो होती है उसका एक मिनिमम प्राइस जो है फिक्स कर देती है। यानी वो एक, ये क्या हुआ, एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक फार्मर्स के लिए एक्सपोर्ट प्राइस हो गया, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइस हो गया। और गवर्नमेंट क्या करती है, ये इंश्योर करती है फार्मर्स को कि वो क्या करेंगे, अगर मान लो फार्मर्स अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो सेल नहीं कर पाते हैं ओपन मार्केट के अंदर, ठीक है, तो जितनी भी उनके पास बचेगी, जो भी प्रोडक्शन बचती है, तो गवर्नमेंट जो है वो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, इस मिनिमम प्राइस के ऊपर सारी की सारी प्रोडक्शन परचेज कर लेगी। तो एक क्या हुआ, फार्मर्स को एक एश्योर हो गए ना वो, ठीक है, कि भाई उनकी जो है प्रोडक्शन है वो वेस्ट नहीं होगी, उनके पास अनविलिंग स्टॉक नहीं रहेगा, क्योंकि सारी की सारी प्रोडक्शन अगर जितनी भी बच जाती है सारी गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जाएगी। तो एक सपोर्ट होता है फार्मर्स का, फार्मर्स को गवर्नमेंट के द्वारा। Okay, so minimum support is the assurance to the farmer that their produce would be purchased by the government as a specified price. Of course, the farmer are free to sell their produce at a price higher than
MSP इन द ओपन मार्केट, ये जरूर आपने माइंड में रखना है कि ये आप ये मत सोच लेना कि एक मिनिमम जो एक प्राइस है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया तो उसी पर ही सेल करना है। ओपन मार्केट के अंदर जो फार्मर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं कि वो इस मिनिमम स्पॉट प्राइस से हद से ज्यादा, इससे ऊपर हायर प्राइसेस पर अपनी प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। सो द फार्मर्स आर ऑलवेज एश्योर ऑफ सम मिनिमम इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप। ये तो एक तरीके से इस चीज में हेल्प करती है फार्मर की कि उनको एक सपोर्ट रहती है कि उनको ये पता होता है कि उन्हें उनकी क्रॉप का एक मिनिमम इनकम जो है ना वो उनको मिलेगी ही मिलेगी। अगर उनकी सेल नहीं भी होगी, मान लो वो क्या कर रहे हैं ऊपर मार्केट में उनकी हाई प्राइसेस के ऊपर सेल भी नहीं हुआ, लेकिन वो ये एश्योर तो है ना कि इतना इनकम तो मैं इससे अर्न करूंगा ही करूंगा, इतनी इनकम तो मैं अर्न कर ही सकता हूँ। ठीक है, सो MSP पॉलिसी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। सो अकॉर्डिंग टू दिस policy, government is obliged to purchase the produce of the farmers at the specified price, which will be the minimum price of their produce. Okay, so although farmer can also sell their produces at the higher price, हालांकि जो फार्मर्स हैं वो अपने जो प्रोड्यूस है, अपने जो क्रॉप है उसको हायर प्राइसेस पर सेल कर सकते हैं, बट इन केस they are able to sell their produces, the government is obliged, they are not legal, they are not be able, ठीक है, they are not be able to sell their produces in the open market, then government is obliged to purchase the produces at the specified price. Okay, so अब यहाँ पर क्या है, यस, अब एक बात करें हम यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है वो उनसे ले लेती है, ठीक है, सारी की सारी प्रोडक्शन जो उनकी रहती है। तो यहाँ पर क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फिर बफर स्टॉक बनाती है। तो बफर स्टॉक बनाती है, देन उसके बाद अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो हमारे पुअर सेक्शन है उनको ये प्रोडक्शन जो है वो उनको प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सब्सिडीज रेट के ऊपर। सो बफर स्टॉक एंड पीडीएफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस purchases from the farmers are kept as buffer stocks by the government। ठीक है, गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाती है अपनी, सारी के सारे जो क्रॉप लेती है फार्मर से मिनिमम स्पॉट प्राइस के ऊपर, उन्हें इन बफर स्टॉक में रख देती है। एंड दीज स्टॉक्स, ये और यू कैन से ग्रेन्स, ठीक है, ये जो ग्रेन होता है, ये जो अनाज होता है, आर यूज प्रीलिमिनरी फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिसाइड्स मीटिंग अर्जेंट नीड्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो आउटपुट एंड स्कार्सिटी। जब लो आउटपुट हो जाए किसी टाइम पीरियड के दौरान या स्कार्सिटी आ जाए इकोनॉमी के अंदर, तो उस टाइम पर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए मतलब ये इस प्रोडक्शन को लोगों को ये क्रॉप देती है। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ रहा है। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम implies distribution of food grain and other essentials like sugar and kerosene through fair price shops at subsidies rate, so that the poorer section of the society have an easy access to these things. Okay, so on account of these measures by the government, जितने भी हमने ये गवर्नमेंट के measures पढ़े, so agriculture marketing system has made some notable improvements, but it has yet to go a long way before the millions of small and marginal farmers are able to defend their self-interest at all stages of the marketing process. The fact is that small and marginal farmers still continue to be the victims of distress sale to the rural moneylenders and commission agents. Surprisingly enough, nearly 90% of agriculture marketing is still handled by the private traders, while the government agencies and cooperative societies are handling merely 10%. तो अभी तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बताएं डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या क्या कारण है, डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसे लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, फोर्स्ड सेल्स, न्यूमरस मार्केट चेंजेस, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, presence of middlemen, lack of standard weight and measures, inadequate market information. Okay, so yes, so next topic is, yes, this is the last topic of this chapter, alternative marketing channel, array of
हो। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ पर और भी कई अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं जिसके जरिए क्या होगा, जिसके जरिए फार्मर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन को डायरेक्टली, किसी बीच में कोई मीडिएटर नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली जो है फार्मर्स अपनी क्रॉप को किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो कुछ एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल जो हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जिनके जरिए हमारे जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हाई प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। So, emerging alternative of agricultural marketing are a ray of hope to the small and major farmers who have been silent sufferers at the hands of middlemen. Okay, so although government has taken various steps to improve the rural marketing system, गवर्नमेंट ने काफी सारे देखे पे हमने पीछे देखे कि रूरल मार्केटिंग सिस्टम में काफी सारी इम्प्रूवमेंट की है, बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं उन्होंने, बट देयर इज नीड टू डेवलप सम मोर मॉडर्न अल्टरनेटिव्स। लेकिन अभी भी जो है और भी बहुत से और भी मतलब क्या हमारे पास देयर इज नीड टू डेवलप सम मोर मॉडर्न अल्टरनेटिव्स फॉर द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। लेकिन अभी भी हमारे को किसकी बहुत और भी दूसरे अल्टरनेटिव्स की जरूरत है अब हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की मार्केटिंग के लिए। सो टुडेज emerging alternatives of agriculture marketing are proved as a ray of hope. So as through these alternatives help the small and major farmer to produce sell their produce directly without the help of middleman। अब बिना किसी मिडलमैन के हेल्प के जो हमारे फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली किसको किनको जो कंज्यूमर हैं उनको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बात करें डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर इन इज वन सच चैनल। सो जो क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं इन ये कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेल करते हैं ना, तो इसके लिए ना चैनल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कुछ चैनल चलाए हैं, जिस इन चैनल के जरिए जो है वो क्या करते हैं, इस चैनल के जरिए, सिस्टम के जरिए वो डायरेक्टली फार्मर्स के जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जिससे क्या होगा, फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन के से काफी प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ आपको टेबल में दिखाए गए कुछ स्टेट्स और उनके चैनल। सो डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर टू द कंज्यूमर इज वन सच चैनल। सो द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान लॉन्चिंग दिस चैनल। कौन सा चैनल? अपनी मंडी। इन्होंने ये चैनल अपनी मंडी, ओके, सो दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी एंड बिग बाजार। इसी तरीके से इन्होंने देखो ये चैनल चलाए जिनके जरिए क्या करते हैं, फार्मर्स की जो क्रॉप है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है इस चैनल के जरिए। ऐसे ही जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग इट थ्रू रुत बाजार, ठीक है, ऋतु बाजार के जरिए जो है वो क्या करते हैं, अपने फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज लॉन्चिंग इट थ्रू उजावर संडेज। ओके, सो संडेज जो इन ये जो कुछ एक बाजार है, ये कुछ एक चैनल है जिनके जरिए जो अलग अलग स्टेट्स ने इन चैनल्स के थ्रू फार्मर्स की क्रॉपिंग को क्या डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाया है, ताकि बीच से मिडल मैन को खत्म किया जा सके, उन्हें यहाँ से रिमूव किया जा सके और फार्मर जो है अपनी प्रोडक्ट की अर्निंग की जो अपने प्रोडक्ट का उनको सही दाम मिल सके। Okay, so direct sale contract with the farmers by the national and multinational companies like Reliance Retails is another alternative channel of agriculture marketing. Okay, तो अब वो क्या करते हैं? So these emerging channels are marketing are extremely helpful for the farm. ये जो चैनल इमर्ज किए गए हैं मार्केटिंग के, ये बहुत हेल्प करते हैं फार्मर्स की। किस चीज के अंदर? एक तो फर्स्ट एडवांस पेमेंट में। तो these companies
are offering advance payment to the farmer to supply farm products at the determined रेट्स, ठीक है, जो डिटरमिन रेट्स हैं, जो पहले से ही क्या करती हैं ये कंपनीज, पहले से ही रेट डिटरमिन कर लेती हैं, फिक्स कर देती हैं और उससे फार्मर के साथ डीलिंग करती हैं कि इस रेट्स के ऊपर आपकी जो फार्मिंग है, आपकी जो क्रॉप है वो ले ली जाएगी, ठीक है, हम परचेज कर लेंगे। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट दे दी जाती है। तो अब क्या होगा, फार्मर्स के पास एडवांस पेमेंट आ गई, तो एडवांस पेमेंट आ गई तो अब उनको क्या है, उनके पास उनको बहुत ज्यादा नीड नहीं होती कि उन्हें कहीं से लोन लेना पड़े, क्योंकि उनके पास एडवांस पेमेंट आने की वजह से अब उनके पास सोर्स है जिससे कि वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, ठीक है, इन मनी लेंडर्स के या लैंडलॉर्ड के उसमें, तो वो उससे बच जाएंगे, उससे वो एक्सप्लॉइट होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज्यादा नीड नहीं होती किसकी, फाइनेंस की, क्योंकि उनको क्या होता है, इन कंपनीज के जरिए उनको एडवांस में पेमेंट मिल जाती है और एक फिक्स, पहले से ही एक रेट फिक्स कर दिया जाता है जिसके ऊपर उनकी फसल ले ली जाएगी। तो इससे क्या होता है, फिर क्या होगा, इससे एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट भी का भी विस्तार होगा। सो इट इज होप दैट दिस, सो ये जो बात है, इट इज होप दैट दिस सिस्टम ऑफ मार्केटिंग ग्रो इन टैंडम विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल रिटेल। सो दिस वुड नॉट हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ market for the farm product but also reduce price risk for the small and major holders। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एडवांस में उनको पेमेंट मिल गई और साथ ही साथ क्या हुआ, उनके रेट पहले से ही फिक्स कर दिए गए फसल के। अब एक तो क्या हुआ, मार्केट भी एक्सपेंड हो गई और मार्केट के एक्सपेंड होने के साथ साथ जो उनको एक उनको क्या रहता था, एक जो प्राइस रिस्क होता था, ठीक है, फार्मर्स का, उन्हें डर बना रहता था कि कहीं उनके जो है, उनको उनके क्रॉप के प्राइसेस सही ना मिले। तो वो जो एक रिस्क तो होता था, प्राइस रिस्क, वो भी रिड्यूस हो गया क्योंकि उनके पहले से ही फिक्स हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले से फिक्स हो गए और फिर वो क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गए। अब वो प्रॉफिट जो है उनको, क्योंकि पहले से ही रेट फिक्स हो गया, तो अब उन्हें पता है कि उनको उनके क्रॉप से कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो इट मींस क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब जो धीरे धीरे फार्मर्स जो हैं वो ये क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह कॉमर्शियल फार्मिंग में में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी फील्ड, अब वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने लगेंगे। तो ये सब बेनिफिट होते हैं इसके, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ द farm's productive resources into new activities or crop reducing market risk। कि जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो फर्म्स की प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है फर्म के, उनको क्या करना, रीएलोकेट करना इसके अंदर, जो एक तो न्यू एक्टिविटीज में, या फिर मान लो अब क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, एक ही फसल उगाते थे। तो अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ कि अब उनको ये कहा गया कि वो आप अपनी फील्ड पर एक फसल ना उगाकर, एक ही प्रोडक्ट को ना प्रोड्यूस करके आप मल्टीपल क्रॉपिंग करें, एक से ज्यादा फसलें उगाएं। उससे फायदा क्या होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि अगर मान लो किसी एक क्रॉप में किसी टाइम पर, ठीक है, किसी एक टाइम पर एक क्रॉप से उनको लॉस हो जाता है, तो वो लॉस कौन रिकवर कर लेगा, जो और दूसरी क्रॉप्स जो वो करता है अपनी फील्ड पर, उसके जरिए वो अपने उस लॉस को रिकवर कर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन को उनको बेनिफिट होगा। सो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स change in the production line and using the available resources for different purpose। तो अब एक तो क्या करो, चेंज इन प्रोडक्शन जो लाइन है उसमें चेंज लाना, और साथ ही क्या, जो आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पसेस के लिए उन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करना। देखो रिसोर्सेज तो फिक्स है आपका, ठीक है, जितना जिसके पास है वो फिक्स है, लेकिन मेन बात ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका कैसे यूज किया जाए, कैसे उनको फुली यूटिलाइज किया जा सकता है, वो मेन बात है। सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डाइवर्सिफाइंग द अवेलेबल रिसोर्सेज and using them to produce different produces। उनको इस तरीके से यूज करें कि उनको
उसी मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे एलोकेट करें कि एक चीज की प्रोडक्शन ना करके जिसपे आप स्पेशलाइजेशन है, एक चीज की प्रोडक्शन ना करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स है, उनको प्रोड्यूस करें. Okay, so production of different crops help a farmer to reduce the market risk at the time of sudden decrease in the price of crops. देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन से क्या हेल्प मिलेगी फार्मर्स को, उनका जो मार्केट रिस्क होता है ना प्रोड्यूसर का, फार्मर्स का, वो रिड्यूस होगा. क्योंकि क्या होगा कि जब वो मल्टीपल क्रॉपिंग करता है तो मान लो कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी क्रॉप के जो प्राइस है वो मार्केट में रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसको ये भी हो सकता है कि उसको उसमें लॉस उठाना पड़ जाए. तो वो उस लॉस को कहाँ से रिकवर कर सकता है, जो उसने दूसरे क्रॉपिंग की है, दूसरे प्रोडक्शन गुड्स की प्रोडक्शन की है. तो इस तरीके से जो मार्केट रिस्क है वो भी रिड्यूस होगा. सो इन दिस वे द फार्मर कैन कवर द रिस्क बाय सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. वो अपनी इस रिस्क को, जो उसका रिस्क था, उसको कहाँ से कवर कर सकता है, जो डिफरेंट क्रॉप्स है उनको सेल करके. सो इफ वन क्रॉप इज इंकरिंग लॉसेस, अगर एक क्रॉप से उनको लॉस हो जाता है, देन दैट लॉस कैन बी रिकवर फ्रॉम द सेल ऑफ अनदर क्रॉप. ओके, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है. एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, जो हम क्रॉप प्रोडक्शन है उसको उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाना. और दूसरा क्या हो सकता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर. ये नहीं होता कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि सिर्फ आप अपने आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फार्मिंग में सिर्फ क्रॉपिंग का ही काम करें, आप सिर्फ प्रोड्यूस ही करें चीजों को. और बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर फार्मर एंगेज हो सकता है. क्योंकि सिर्फ आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्योंकि वो नेचर के ऊपर डिपेंड है सब कुछ, ठीक है ना. अगर कई बार क्या होता है, किसी कई तरह की क्लैमिटीज आ जाती है जिसकी वजह से आपकी फसल खराब हो सकती है. तो अगर आपको क्या करना है, अर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपको और भी दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनमें भी एंगेज होना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या हुआ आपके पास, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी अभी आपको बताया मल्टीपल क्रॉपिंग करना. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल क्रॉपिंग करना. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग तरह की फसलें उगाना एक ही टाइम पीरियड में. सो प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ ओनली वन स्पेसिफाइड क्रॉप. इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफाइड क्रॉप के को की क्रॉपिंग ना करके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना. ओके, एंड देन दिस हेल्प अ फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉप सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. इससे फार्मर को किस चीज में हेल्प मिलेगी कि वो सिंगल क्रॉप सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा. एंड दिस विल आल्सो हेल्प अ फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्म. तो मैंने अभी आपको बताया था कि अब मल्टीपल क्रॉपिंग करेगा, उसे दिखे जैसे जैसे फार्मर को दिखेगा कि उससे उसको प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, उसका रिस्क कम हो रहा है, तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो जाएगा. एंड ऑल दिस हेल्प अ फार्मर टू मिनिमाइज द मार्केट रिस्क ड्यू टू सडन डिक्रीज इन द क्रॉप प्राइसेस. ये सभी की सभी चीजें जो है फार्मर की किस चीज में हेल्प करेंगी, उसके मार्केट रिस्क को मिनिमाइज करने में. क्योंकि जहां एक क्रॉप के अंदर लॉस हुआ तो वो दूसरी क्रॉप से क्या कर सकता है, अपने उस लॉस को कवर कर सकता है. तो नेक्स्ट इज सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अब जैसे बोला कि सिर्फ आप एक फार्मर जो है सिर्फ अपनी क्रॉपिंग में ही के अंदर ही डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको डाइवर्सिफाई ना करे, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, यानी वो और भी दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज कर सकता है अपने आप को. सो डाइवर्सिफिकेशन मतलब it implies a shift from of farming to other areas of production activities or employment. So diversification of production activity means
changing the crop producing activities and selecting some different different production activities. ये जो crop production activities है, producing activities है, वहां से वो कहाँ पर शिफ्ट करेगा, वहां से वो कुछ और दूसरी different production activities है, उनको उनके अंदर वो क्या करे, उनको select करे साथ साथ करने. So it implies words selecting some other production activities as an employee. तो उनको क्या होगा, इससे क्या होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, अर्निंग बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी. सो दिस विल हेल्प टू फार्मर टू अर्न देयर लाइवलीहुड अदर देन द क्रॉप प्रोडक्शन. सो एज क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जो है वो नहीं होती. बहुत से ऐसे नेचुरल कंस्ट्रेंट होते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि लॉसेस को उसको बियर करने पड़ते हैं फार्मर्स को. Okay, so students, so now this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.